हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। सबसे पहले पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब। पहले हमने क्वेश्चन पूछा था कि कुल निवेश व्यय निश्चित हो तब कीन्सियन दशाओं में बचत प्रवृत्ति में वृद्धि का परिणाम क्या होगा। मतलब जब निवेश की मात्रा तय हो पहले से कि इतना ही निवेश करना है तो और बचत करने की आदत लोगों में बढ़ जाए तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा कीन्स के अनुसार या कीन्सियन दशाओं में। ऑप्शन है संभाव्य बचतों में कमी हो जाएगी, मूल्य स्तरों में वृद्धि हो जाएगी, वास्तविक राष्ट्रीय आय में कमी हो जाएगी या ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी। देखिए, जब निवेश व्यय निश्चित है उतना ही निवेश होना है और उसी कीमत में से जो निवेश के लिए तय थी नियत थी उसमें से बचत कर ली जाए तो निवेश के लिए कम पैसा बचेगा। इसलिए इसका सही आंसर वास्तविक राष्ट्रीय आय में कमी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। और अब शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक अपवाद वाली मांग वक्र है जिसका ढाल जो होगा कैसा होगा। दाईं ओर ऊपर उठता हुआ होगा, दाईं ओर गिरता हुआ होगा, बाईं ओर उठती हुई होगी या एक्स अक्ष के क्षैतिज होगी। देखिए, नॉर्मली जो मांग वक्र होता है सामान्य दशाओं में उसका ढाल होता है ये मांग वक्र है नॉर्मल, जो कीमत और मांग के विपरीत संबंध को दर्शाता है। इधर आपको क्वांटिटी या डिमांड कह सकते हैं आप, और इधर आप प्राइस दिखाते हैं। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर को जाएगा तो वैसे वैसे मांग घट जाएगी। जैसे अगर प्राइस यहाँ तक है तो मांग ओ क्यू हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस गिरेगा, प्राइस गिर के इससे नीचे आ जाता है तो फ़ौरन ही जो आपका डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये होता है नॉर्मल बाएं वक्र। इसका मतलब होता है बाएं से दाएं गिरता हुआ है ये और साथ ही निगेटिव ढाल वाला है। लेकिन यहाँ बात की गई है अपवाद वाली मांग वक्र की। अपवाद वाले मांग वक्र से मतलब है जब इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो, ये हो, यानी कि जैसे कीमत घटे तो उसकी जो मांग है वो भी घट जाए। तो ये जो डिमांड वक्र होता है इसका ढाल होता है दाईं ओर ऊपर उठता हुआ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। ये शब्द किसके हैं? तो देखिए, ये शब्द जो हैं ये गरीबी के दुष्चक्र को दर्शाते हैं और गरीबी का दुष्चक्र आप सभी को मालूम है कि रॉग्नर नर्क्स ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। रॉग्नर नर्क्स ने बताया कि जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी जो होती है या उनकी जो आय की कमी होती है, उनकी आय का कम होना ही उनकी गरीबी का कारण और परिणाम दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गुणक होता है। देखिए, गुणक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k = 1/1 - MPC। जब आप सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की बात करें, और अगर सीमांत बचत प्रवृत्ति के हिसाब से देखें तो k = होता है 1/MPS। तो यहाँ पर क्योंकि MPC के संबंध में सही फॉर्मूला नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, k = होगा 1/MPS। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। ऑप्शन दे रखे हैं 1991, 1990, 92 और 93। देखिए, जुलाई 1991 से सरकार ने व्यापार के क्षेत्र में अनेक सुधार कार्यक्रम लागू किए थे जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ सके। इन सुधारों में जुलाई 1991 में रुपए का अवमूल्यन किया गया और इसका मकसद था कि जो हमारा भारत है वो विश्व के जो औद्योगिक विकसित राष्ट्र हैं उनके समक्ष खड़ा हो सके, साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। इस टाइम नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी जिससे कहते हैं उदारीकृत या लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जो औद्योगिक क्षेत्र पे अनावश्यक रेगुलेशंस या रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया गया था और विदेशी कंपनियां जिन्हें आप मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं उनको व्यापार के लिए भारत में एक नए माहौल में आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो यहाँ पर राइट आंसर है 1991।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन नीति उपाय आयात की भौतिक मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। आयात का मतलब होता है जो सामान हम दूसरे देशों से मंगाते हैं उसकी भौतिक मात्रा, यानी जो दिखता है वो जो जिसे आप दृश्य मद में इसे रखेंगे उसको प्रत्यक्ष रूप से इसमें से कौन नियंत्रित करता है। कोटा, प्रशुल्क, अनुदान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो कोटा है, विकसित देशों के लिए कोटा या किस देश के लिए कितना कोटा ये सरकार निर्धारित करती है, तो इससे आयात की भौतिक मात्रा प्रत्यक्ष रूप से आपकी जो है वो नियंत्रित हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है कि WTO राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अंग है, WTO संयुक्त राज्य संघ का अंग है, WTO एक अमेरिकी व्यापार संगठन है, या फिर WTO एक संगठन है जिसे गैट के सदस्यों ने बनाया था। तो देखिए अप्रैल 1994 की बात है जब उरुग्वे दौर की समाप्ति होने पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। स्थापना नहीं की गई बल्कि स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया और 1995 में WTO की स्थापना हुई। इस समझौते पर गैट के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आ गया और भारत ने WTO की स्थापना से संबंधित समझौते को 30 दिसंबर 1994 को ही अपनी सहमति दे दी थी। गैट एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये कोई व्यापारिक अमेरिकी संगठन नहीं है और ना ही ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है और ना ही ये राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अंग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि WTO एक संगठन है जिसे गैट के सदस्यों ने बनाया था और स्थापना इसकी कब हुई थी? जनवरी 1995। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो मॉडिफाइड या जिसे मॉडवैट कहते हैं वो 1986 में लागू किया गया और इसके अनुसार आगतों और मध्यवर्ती वस्तुओं पर जो कर थे उनको समाप्त करके निर्मित वस्तुओं पर कर लगाया गया। इस प्रणाली के अनुसार वस्तु पर दोबारा या बार बार उत्पाद कर लगाने की संभावना समाप्त हो गई। सन 1986 में मॉडवैट आया था। और इसके बाद आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि वैट कब लागू हुआ, ये GST कब लागू हुआ। पब्लिक फाइनेंस से इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। GST इस वक्त सबसे करंट इशू है। तो GST आपका लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। और मॉडवैट की जब आप बात करेंगे तो मॉडवैट या मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स 1986 में शुरू हुआ था। और मॉडिफाइड का मकसद भी आप याद रखें कि उत्पाद कर 2 बार न लग जाए, बार बार न लग जाए। पहले जब मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स की व्यवस्था नहीं थी तो उत्पाद कर के नाम पर कई दफ़ा टैक्स लग जाता था और टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। उस स्थिति को सुधारने के लिए मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स या वैट या फिर कहना जो GST है, ये सारे कर सुधार लाए गए हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 86। 2 उदासीन वक्र IC1 और IC2 एक दूसरे को नहीं काट सकते। ऑप्शन दे रखे हैं LC1 मूल बिंदु से नतोदर होता है, LC2 मूल बिंदु से नतोदर होता है, LC1 और L नहीं है, ये I है। ये इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन है और यहाँ पर IC1 है, सब जगह I है। इंडिफरेंस कर्व क्वेश्चन आपका है कि 2 उदासीन वक्र IC1 और IC2 एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकते। तो देखिए उदासीन वक्र को जो शेप होता है वो ऐसे होता है, एक इस तरफ वस्तु y और इस तरफ वस्तु x को दिखाया जाता है। 2 ये मान लीजिए, इसको आप IC1 मान लें। दूसरी बात और IC2, तो IC2 या तो इसके ऊपर होगा या फिर इसके नीचे होगा, एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो क्यों नहीं काटते हैं, इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि IC1 और IC2 संतोष के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करता है। समझ गए। जो ऊंचा IC कर्व होगा वो आपका, जो ऊंचा IC कर्व होगा, ये तो देखिए कि जो आपका जैसे ये एक IC कर्व है, इसको अगर देखें तो ये y वस्तु की OY मात्रा और x वस्तु की OX मात्रा को दर्शाता है संतुलन के लिए। लेकिन अब जब दूसरा कर्व आ गया तो उधर बनेगा।
तो जो ऊंचा होगा वो अगर इस पर आप बनाएं तो ये देखिए ये बहुत आवश्यक है कि ये y वस्तु की भी अधिक मात्रा को दर्शाएगा और x वस्तु की, तो जो संतुष्टि का स्तर है वो इस पर बढ़ जाएगा। यही अगर आप पीछे की तरफ ले जाएं तो संतुष्टि का स्तर गिर जाएगा। तो IC1 और IC2 एक दूसरे को कभी एक नहीं काट सकते। रीज़न है ऑप्शन नंबर 3 कि दोनों के जो संतोष स्तर हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर IL की जगह I पढ़ें, सभी जगह IC वक्त के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद अगला है कि वैगनर की कल्पना संबंधित है। देखिए वैगनर की कल्पना जो है वो सार्वजनिक व्यय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 सही है यहाँ पर आपका। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हीनार्थ प्रबंधन की नीति की इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि इससे निम्नलिखित में से एक कारण अधिक प्रभावित होता है कि सरकार धीरे धीरे दिवालिया होने लगती है, पश्चिम की उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ जाती है, समग्र मांग गिर जाती है, या फिर मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। देखिए हीनार्थ प्रबंधन उस स्थिति को कहते हैं कि जब सरकार बजट तैयार करती है और बजट के जो सरकार की प्राप्तियां हैं, जो आमदनी है वो कम रह जाए और सरकार के व्यय जो है वो ज़्यादा हो जाएं, तो उन दोनों के अंतर को पाटने के लिए सरकार नए नोट छाप देती है। तो जब नए नोट अर्थव्यवस्था में आते हैं तो इकोनॉमी में जो है करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी। तो हीनार्थ प्रबंधन नीति की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि ये मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि चैम्बरलिन के विचार में श्रम का शोषण तब उपस्थित होता है जब श्रम की मजदूरी दर सीमांत आगम उत्पादकता से कम हो जाए, सीमांत आगम उत्पादकता से बढ़ जाए या सीमांत आगम उत्पादकता के बराबर हो जाए, या उपयुक्त सभी संभव हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है कि चैम्बरलिन के अनुसार श्रम का शोषण तभी उपस्थित होगा जब सीमांत आगम उत्पादकता जो है वो उससे श्रम की मजदूरी दर ज़्यादा हो, या जो श्रम की मजदूरी दर है वो सीमांत आगम उत्पादकता से कम हो जाए, तभी श्रम का शोषण होगा। ये सदैव बराबर हो तो ही संतुलन की स्थिति होगी। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका सही आंसर है। इसके बाद अगला है कि एक साधन की बाज़ार मांग व्युत्पन्न मांग होती है, उस साधन की कीमत पर ही निर्भर करती है, सामान्य मांग होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो एक साधन की बाज़ार मांग होती है वो व्युत्पन्न या ड्राइव डिमांड कहलाती है, क्योंकि किसी भी साधन जो किसी वस्तु के उत्पादन में लगा हुआ है, उस वस्तु की अगर मांग बढ़ेगी तो ही उस साधन की मांग बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ेगी। तो साधन की बाज़ार मांग व्युत्पन्न मांग, इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव डिमांड, वो होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, किस सन में मिला? तो देखिए अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए ये मिला था, और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले 6ठे भारतीय थे। इनसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, CV रमण, मदर टेरेसा, प्रोफेसर हरगोविंद खुराना तथा प्रोफेसर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर। नंबर 14 है कि निम्न कोटि की वस्तु की स्थिति में जब आय बढ़ती है तो उसका उपभोग घटेगा, स्थिर रहेगा, बढ़ेगा या कोई नहीं। तो देखिए जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, जिन्हें गिफिन वस्तुएं कहते हैं, उनका आय के साथ जो संबंध है वो इस प्रकार का होता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है तो उनकी जो डिमांड है वो घटती चली जाती है, क्योंकि ये निम्न कोटि की वस्तुएं हैं। जब उपभोक्ताओं की आय बढ़ेगी तो वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए उच्च कोटि की वस्तुएं खरीदने लगेंगे, इसलिए आय बढ़ती है तो निम्न कोटि की वस्तुओं का उपभोग घटता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक डायग्राम दिया गया है और पूछा गया है कि इस चित्र में फर्म का संतुलन किस बिंदु पर होगा, E1 पर, E2 पर, M पर, या उपयुक्त में से किसी पर नहीं। तो देखिए ये एक परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड डायग्राम है, क्योंकि यहाँ पर AR और MR एक्स एक्सिस के बिल्कुल समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो या हॉरिजेंटल हैं ये, तो और साथ ही साथ
AR बराबर MR, यानी एवरेज रेवेन्यू इजकल टू मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि जो इसका AR वाला ये कर्व होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है और एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इधर E1 पॉइंट दिखा रखा है और इधर E2 पॉइंट दिखा रखा है। पूछा गया है कि फर्म का संतुलन किस बिंदु पर होगा। तो देखिए E2 पर फर्म का संतुलन होगा। रीज़न, परफेक्ट कंपटीशन में जो है संतुलन के लिए दो शर्तें हैं। पहला तो यह है कि जहाँ पर जो आपका AR है वो MR है और MR इज इक्वल टू MC के हो जाए। तो इस पॉइंट पर ये शर्त पूरी होती है। ये शर्त आपकी E1 पर भी पूरी हो रही है, लेकिन संतुलन का बिंदु E2 पर इसलिए होगा कि संतुलन की जो दूसरी शर्त है कि जो MC कर्व है जो MR कर्व को नीचे से काटे। समझ गए कि परफेक्ट कंपटीशन में संतुलन की दो शर्तें होती हैं। पहली MR इज इक्वल टू MC की हो, दूसरी MC कर्व MR कर्व को नीचे से काटे। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 E2 सही है। ऑप्शन नंबर A यानी E1 पर जो MR बराबर MC तो है, लेकिन जो MC कर्व है वो MR को ऊपर से काट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ठीक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 E2 इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये कहना चाहिए कथन है और पूछा गया है कि किसके द्वारा कहा गया है। कथन है कि सार्वजनिक व्यय एक दो धार वाला अस्त्र है। ये कथन किसका है? दो धार वाला अस्त्र का मतलब है कि सार्वजनिक व्यय से जन कल्याण भी होता है, साथ ही साथ कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जो जनता के लिए ही मुश्किल पैदा करती हैं। तो इस कथन को प्रोफेसर डॉल्टन का है कि सार्वजनिक व्यय जो है एक दो धार वाला अस्त्र है। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म का संतुलन होता है। कब होगा फर्म का संतुलन? जब औसत आय औसत सीमांत आय के बराबर हो, या औसत सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो जाए, या फिर औसत आय औसत लागत सीमांत आय चारों बराबर हो जाए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बात की जा रही है परफेक्ट कंपटीशन की और दीर्घकाल की। तो दीर्घकाल में परफेक्ट कंपटीशन में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है और जो संतुलन होता है वो एक ऐसी बिंदु पर बनता है जहाँ पर ये चारों बराबर हो जाते हैं। यानी आपका जो है AC इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC के होता है। ठीक है, और ये डायग्राम आप इस तरह से कुछ बनाएंगे, ये AR बराबर MR ये हो जाएगा, इज इक्वल टू P भी होता है। परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व है वही, जो मार्जिनल रेवेन्यू है वही डिमांड कर्व है और वही प्राइस कर्व भी है। और इस पर आपको देखिए ये तो AR बराबर MR हो गया। ठीक है, AR इज इक्वल टू हो गया। अब इस कर्व पर क्या है कि संतुलन कहाँ स्थापित होगा? जहाँ पर आपका MC कर्व जो है इस कर्व को नीचे से काटे। तो आप एक कर्व ये चला गया, ये हो गया MC। तो इस पॉइंट पर तीन चीज़ें बराबर हो गई हैं। इस पर AR बराबर हो गया, MR और MC बराबर हो गया। अब बात बचती है AC की। तो AC क्योंकि सामान्य लाभ आप दिखा रहे हैं तो वो आपकी कीमत के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका AC। तो ये बीच वाला जो पॉइंट है इस पर आपके चारों बराबर हो गए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। पूर्ण प्रतियोगिता में और दीर्घकाल के अंतर्गत जब फर्म को सामान्य लाभ या शून्य लाभ प्राप्त हो रहा होता है उस समय AR इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC के होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम में पहली अवस्था कब समाप्त हो जाती है। तो देखिए जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है उसमें 3 अवस्थाएं होती हैं और जब पहली अवस्था समाप्त होकर द्वितीय अवस्था स्टार्ट हो रही है तो उस वक्त जो है MP वक्र AP वक्र को उसके अधिकतम बिंदु पर काटता है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि सेकंड स्टेज जब स्टार्ट होगी कि जब आपकी एवरेज जो प्रोडक्शन है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है। ये हो गया आपका एवरेज, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ से आएगा MC और ऐसे काटते हुए नीचे निकल जाएगा आपका MP वक्र। तो ये जो बिंदु है यहाँ से सेकंड स्टेज आपकी स्टार्ट हो जाती है या कि फर्स्ट स्टेज आपकी एंड हो जाती है। तो ये वो बिंदु होगा जहाँ पर आपका MP वक्र AP वक्र को उसके अधिकतम बिंदु पर काटेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि मांग की लोच अधिक होने पर करापात किस पर होगा। यानी जो चीज़ों पर, जो वस्तुओं पर टैक्स लगते हैं, अगर मांग की लोच अधिक होती है तो वो टैक्सेस कौन वहन करेगा? क्रेता करेगा, विक्रेता करेगा, या क्रेता और विक्रेता दोनों करेंगे, या फिर आपका जो है किसी पर भी ये करापात नहीं होगा। देखिए, जब मांग की लोच बहुत अधिक होती है, जब कीमतों में थोड़ा सा भी परिवर्तन, उनकी डिमांड में परिवर्तन ज़्यादा ला देता है, तो ऐसी स्थिति में जो करापात होगा वो सदैव विक्रेता पर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वो सही आंसर है। इसके बाद अगला है कि एडम स्मिथ तथा रिकार्डो दोनों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के विश्लेषण में किसको आधार बनाया। तो देखिए, रिकार्डो और एडम स्मिथ दोनों ने मूल्य के श्रम सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनाया। इनका मानना था कि श्रम की भौगोलिक विभाजन तथा उत्पादन में विशिष्टीकरण के कारण विभिन्न देशों में उत्पादन लागतें भिन्न भिन्न हो जाती हैं, जिसके कारण लागतों में अंतर उत्पन्न हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये प्रैक्टिस सेट जो था, ये वर्ष 2000 में जो पीजीटी एग्ज़ाम हुआ था उसी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे। और प्रैक्टिस सेट्स अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है कि मांग वक्र प्रदर्शित करता है उत्पादन लागत और वस्तु की मांग के विपरीत संबंध को, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के विपरीत संबंध को, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के प्रत्यक्ष संबंध को, या फिर मांग की मात्रा में परिवर्तन और विपरीत संबंध को। जो भी ऑप्शन सही हो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर अवश्य दें। धन्यवाद।